के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है और इस नक्सली हमले में देश के 11 जवान शहीद हो गए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी आशीष का। आशीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? काफी लंबे वक्त के बाद अभी हुआ है, उसके लिए बधाई। चलो थैंक्स। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हो गए हैं, जो शुरुआती जानकारी मिली है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी में जबरदस्त उछाल आया है, डिमांड भी बड़ी है, सप्लाई करना कठिन हो रहा है। तो ऐसे में सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शाम को कर्नाटक जा रहे हैं, बीजेपी के नेता भी वहाँ जमे हुए हैं। ठीक है, वहाँ मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप देख रहे थे, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है और इस नक्सली हमले में देश के 11 जवान शहीद हो गए हैं। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी आशीष का। आशीष, अभी क्या अपडेट है इस हमले के बारे में, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल ताजा अपडेट तो यही है कि अतिरिक्त बल को घटना स्थल पर के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन जो इस वक्त जानकारी मिल रही है, पुलिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि दंतेवाड़ा के जो अरनपुर एरिया है, वहां पर इंटेलिजेंस इनपुट था कि बड़े पैमाने पर माओवादी कैडरों का जमावड़ा है। और इस सूचना के बाद ही डीआरजी का जो बल है वो नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। लेकिन अभियान खत्म करने के बाद जब ये दल लौट रहा था, तब आईडी ब्लास्ट कर माओवादियों ने बक्सर बंद गाड़ी को उड़ा दिया और इस आईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से ही डीआरजी के 10 जवान और गाड़ी चला रहे ड्राइवर की घटना स्थल पर ही शहादत हो गई। पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी थोड़ी देर पहले ही इस घटना को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शहीद जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने घटना पर दुख जताया है और पूरे मामले की एक तरीके से समीक्षा आने वाले कुछ घंटों के भीतर राज्य पुलिस महकमे के भीतर और सीआरपीएफ जो है, पैरामिलिट्री फोर्स जो उस एरिया में डेप्यूट है, डिप्लॉयमेंट जिसका है, वो इस घटना की समीक्षा थोड़ी देर बाद शायद करते नजर आ सकते हैं। आशीष, लेकिन कुछ महीनों से, कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार ने नक्सलवाद पे कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि कोई बड़े हमले, इस तरह की वारदात घटनाएं देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन ठीक चुनावों से कुछ महीने पहले ये हमला अपने आप में मैसेज दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अभी भी अपनी पैठ बनाए हुए है, अभी भी देश के जवान नक्सलवाद से लड़ रहे हैं वहां पर। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है और दरअसल मई का जो महीना होता है, अप्रैल, मई, जून, ये माओवादी घटनाओं को लेकर यदि कोई क्रोनोलॉजी देखी जाए तो बड़ा मुफीद ये वक्त होता है और इस दौरान ही सर्वाधिक बड़ी घटनाएं को अंजाम माओवादी देते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट की पुलिस मशीनरी और सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जिस तरीके से समन्वय के साथ नक्सलियों को बैकफुट में डाला गया था, उसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिले थे। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कोई ऐसी बड़ी माओवादी घटना नहीं घटित हुई है पिछले 3-4 सालों का यदि यहाँ पर ब्यौरा देखा जाए तो। लेकिन ठीक चुनाव के पहले एक बड़ी घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया है। डीआरजी के जवान जो उस लोकल एरिया के ही चुने हुए ट्राइबल यूथ होते हैं, डीआरजी में जो उस एरिया की अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, उनकी शहादत यदि ऐसे हमलों पर हो रही है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन की बात की जाती रही है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से फेल तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एरर की बात तो जरूर कहता नजर आता है। हालांकि अब जब बिल्कुल आशीष, इंटेलिजेंस फेलियर की तो घटना यहाँ पे साफ तौर से नजर आ रही है। लेकिन उस इलाके के बारे में बताएं आशीष, जहाँ पे ये पूरी वारदात हुई है, अरनपुर इलाका, कि ये नक्सलवादी प्रभावित एरिया है
और ये हमला कैसे हुआ, एक बार फिर थोड़ा दर्शकों को तफसील से बताएं कि कैसे अटैक किया गया। देखिए, दंतेवाड़ा जिला हुआ या बीजापुर जिला हुआ, ये देश में सबसे ज्यादा नक्सलियों का कैपिटल जोन कहे जाने वाला इलाका है। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसके करीब ही ये अरनपुर का इलाका है, जंगली इलाका है। और जिस तरीके से घटना का ब्यौरा आपने पूछा है, ब्यौरा यही है कि एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि बड़ी तादाद में नक्सलियों का जमावड़ा अरनपुर के इलाके में हुआ है, और उस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर डीआरजी का मूवमेंट हुआ। डीआरजी उस रास्ते पर गई, डीआरजी ने बकायदा प्रोटोकॉल का पालन तो किया था, लेकिन लौटते वक्त डीआरजी की जो गाड़ी थी, बख्तरबंद गाड़ी थी, वो आईडी की चपेट में आ गई। यानी ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत भी यहाँ पर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि माओवादियों की नजर फोर्स के मूवमेंट पर थी, और फोर्स जब अपने ऑपरेशन के बाद लौट रहा था, तब माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट से उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। और क्योंकि ब्लास्ट बड़ी तादाद में किया जा रहा होगा, तभी एक बख्तरबंद गाड़ी चपेट में आई और 11 जवानों की शहादत घटनास्थल पर ही हो गई। और आशीष, कितने कुल जवान थे, इसको लेकर कोई जानकारी है कि काफिला जो ये निकल रहा था पुलिस के जवानों का, कितने टोटल जवान थे, और अभी क्या अपडेट है, कितने घायल हैं और क्या कैजुअलिटी को लेकर? देखिए, बहुत प्राइमरी इंफॉर्मेशन अभी घटनास्थल से निकल कर आई है, लेकिन चूंकि जब डीआरजी का मूवमेंट होता है तो डीआरजी के मूवमेंट में इस बात की सावधानी बरती जाती है कि बड़ी तादाद में फोर्स ना भेजी जाए। छोटी छोटी टुकड़ी के शक्ल में डीआरजी का मूवमेंट वहां किया जाता है, और डीआरजी की यही टुकड़ी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अरनपुर जब पहुंची थी, तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन निकलकर सामने, जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स बता रहे हैं कि वहां पर उस तरीके से कोई बड़ा जमावड़ा इन्हें नहीं मिला था। लेकिन जब ये अपने ऑपरेशन को खत्म करके वापस लौट रहे थे, तब इस तरीके की बड़ी घटना घटी है। यानी कहीं ना कहीं ये संकेत है कि माओवादियों की नजर डीआरजी के मूवमेंट पर थी, माओवादी रेकी कर रहे थे, और रेकी के दौरान ही माओवादियों को जिस तरीके से मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, उसके आधार पर माओवादियों ने जो अपना एक रूट प्लान बनाया रहा होगा, उसे एग्जीक्यूट किया है, और आईडी ब्लास्ट कर जो गाड़ियां डीआरजी के जवानों को लेकर लौट रही थी, उसे उड़ा दिया। और नतीजा देखिए कि 10 जवानों की शहादत हो गई और एक ड्राइवर भी शहीद हो गया। ठीक है आशीष, ठीक है, अपने दर्शकों को एक बार फिर इस वक्त की ये बड़ी अपडेट बता दें कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है और देश के 10 जवान इस वारदात में शहीद हुए हैं। अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईडी ब्लास्ट हुआ है, काफिला वहां से निकल रहा था, एकाएक वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। 10 जवान और एक ड्राइवर इस हमले में शहीद हुए हैं। मेरे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। वैभव, कोई अपडेट, कोई जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई? देखिए, अभी एक ताज़ा अपडेट आया है कि जो जवान वहां से लौट रहे थे सर्चिंग करके, वो एक प्राइवेट गाड़ी में सवार थे। उस प्राइवेट गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया है और नक्सलियों के पास पुख्ता इनपुट था कि इसी गाड़ी के साथ जो है जवान जा रहे हैं और बड़ी संख्या में इसमें जवान सवार है। जिसके बाद नक्सलियों ने अपने जो आईईडी प्लांट किया हुआ था उसमें विस्फोट किया और वो गाड़ी पचखड़े उड़ गए, और उसके बाद फिर फायरिंग भी होने की सूचना है। तो अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 11 जवान शहीद हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अरनपुर का इलाका है, जो दंतेवाड़ा में है, वो अरनपुर का इलाका बहुत घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब वहाँ पे एक समाचार चैनल के जो है पत्रकार कवरेज करने के लिए पहुंचे थे विकास कार्यों का, तब नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। ये वही अरनपुर का इलाका है। तो जिस अरनपुर में डेवलपमेंट की बात की जाती है, जिस विकास की बात की जाती है, और ये कहा जाता है कि अंदरूनी इलाकों तक जो है सड़क की पहुंच हो गई है, आवाजाही आम हो गई है, उस इलाके में इस घटना को अंजाम अगर नक्सलियों ने दिया है तो नक्सलियों के मंसूबे को समझा जा सकता है। फिलहाल जो एक और ताज़ा अपडेट आया है उसके मुताबिक जो जवान निकले हुए थे वो कल से निकले हुए थे। बारिश होने की वजह से जवान जो है उस इलाके में फंस गए थे। जवानों को लेने के लिए प्राइवेट वाहन भेजा गया था, और उसके बाद जब नक्सलियों को ये सूचना हुई तो उन्होंने फिर इसमें विस्फोट किया है। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि जवानों के पास प्राइवेट वाहन क्यों भेजे गए,
क्या रोड ओपनिंग पार्टी पहले वहां पे सर्चिंग के लिए निकली थी या नहीं निकली थी, ये भी सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि एंटी लैंड माइन्स जब वहां पे है जवानों के पास, तो क्या उसको नहीं भेजा गया था क्या? और दूसरी बात ये कि जब जवानों को वापस लाया जा रहा था तो उसके आसपास क्या सुरक्षा की तस्दीक की गई थी? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन जो घटना घटी है उससे एक सवाल महत्वपूर्ण तरीके से उठ रहा है कि जाहिर तौर पर खुफिया एजेंसियों के पास उस इलाके में नक्सलियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी होने की खबर नहीं थी। इसी वजह से ये घटना जो है घटी है और एक बड़ी घटना घटी है जो कि बहुत दुखद है। बिल्कुल वैभव, सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है, लेकिन एक और जो लग रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से कोई बड़ा नक्सली हमला वहां पे नहीं हुआ था और ये कहा जा रहा था कि सरकार ने नक्सलवाद पे काबू पा लिया है, नियंत्रण पा लिया है। लेकिन ठीक चुनावों से कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में 10 जवानों की इस तरह से शहादत का जाना, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है सिस्टम पे, सवाल पे। निश्चित तौर पे, और सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय है या नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह का दौरा उस इलाके में हुआ था, सीआरपीएफ के जो है परेड में वो शामिल हुए थे और अमित शाह ने कहा था कि हमने बस्तर में जो है नक्सलियों पर, माओवादियों पर बहुत हद तक काबू पाया है। लेकिन देखिए, नक्सली जिस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं उससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या वाकई में सुरक्षा वहाँ पे पुख्ता हो पाई है क्या? क्या कैंप खुलने का कोई महत्वपूर्ण फायदा वहाँ पे हो पाया है क्या? अभी जो तात्कालिक जो जानकारी आई है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरनपुर में जिस जगह पे नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है वहां से थाना की दूरी जो है महज 1 किलोमीटर बताई जा रही है। अगर थाना से महज 1 किलोमीटर पहले इस तरह से नक्सली घटना को अंजाम दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नक्सली किस तरीके से उन इलाकों में घटना को अंजाम देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये सवाल तो उठेगा कि क्या जो केंद्रीय सुरक्षा बल है और जो जिला पुलिस बल है उनके बीच में तालमेल सही है या नहीं है। सवाल इस बात को लेकर के भी उठेगा कि डीआरजी के जवान अकेले ही सर्चिंग के लिए निकले थे या फिर उनको केंद्रीय सुरक्षा बल से भी कोई मदद थी। तो सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब आना बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से वहां पे लड़ाई लड़ी जाएगी। फिलहाल अब इस घटना के बाद एक हाई लेवल की मीटिंग अभी होने जा रही है जिसकी मॉनिटरिंग खुद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। ठीक, बैठकों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जो देश के 10 जवान शहीद हुए हैं उसके पीछे कौन जिम्मेदार है इसको लेकर सवाल उठते रहेंगे। वैभव, एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा तफसील से बताएं, कितने जवान थे, कितने जवानों का ये काफिला था और क्या ये जो कहा जा रहा है कि प्राइवेट गाड़ी भेजी गई, तो क्या यहीं पे चूक हुई, यहीं पे बड़ी लापरवाही हुई? वैभव, जहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है वहाँ पे जिस तरीके की घटनाएं होती रही है पूर्व में, उससे ये बात तो लग रहा है कि जैसे ही प्राइवेट गाड़ी भेजने की जानकारी आई होगी शायद यही जानकारी नक्सलियों तक लीक हुई होगी कि जो जवान हैं जो वहाँ से लौट रहे हैं, जो बारिश में फंसे हुए थे कल से, उन्हें जो वापस लाने के लिए गाड़ी भेजी गई है वो प्राइवेट गाड़ी भेजी गई है, उसमें सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं होगा। ये जानकारी निश्चित तौर पर नक्सलियों तक पहुँची होगी और शायद उनके जो अपने मुखबिर रहते हैं जो कि आसपास में हुई होते हैं, गांव में होते हैं या सुरक्षा बल के जवान जो होते हैं उनके आसपास में मुखबिर घूमते रहते हैं, उनसे निश्चित तौर पे इस तरह के इनपुट पहुंचा होगा और जिसके बाद नक्सलियों ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। मैं ये भी बता रहा था कि जिस जगह पे इस घटना को अंजाम दिया गया है अरनपुर का इलाका, वो अरनपुर का वही इलाका है जहाँ पे 2019 में चुनाव के दौरान घटना घटी थी। एक बात और मैं कह रहा था कि अप्रैल का जो महीना होता है जिसमें नक्सली पूरी तैयारी में होते हैं कि कब किस तरीके से घटना को अंजाम देना है। अप्रैल, मई और जो मार्च का महीना होता है वो नक्सलियों के लिए सबसे मुफीद माना जाता है क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है, जंगल एक तरीके से साफ रहता है, सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर नज़र आती है और नक्सली अपना ठिकाना बदल बदल के कैंप करते रहते हैं और घटनाओं से संबंधित जो है योजनाएं बनाते रहते हैं। तो ये योजनाबद्ध तरीके से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। शायद इसकी तैयारी नक्सली बहुत पहले से कर रहे थे कि कब सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग में निकलेंगे, कब उन्हें घेरा जाएगा और मौका मिला नक्सलियों ने और इस मौके को नक्सली भुना गए और सुरक्षा में जाहिर तौर पर एक बड़ी चूक सामने आई है।
आपको ये भी ध्यान होगा कि अप्रैल का ही वो महीना है जब 2010 में 10 अप्रैल को सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था और 76 जवान शहीद हुए थे। तो ये अप्रैल का महीना नक्सली जो है जिसमें सबसे ज़्यादा घटनाएं होती है वो अप्रैल का महीना माना जाता है। उसके बावजूद भी अगर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं थे, बिल्कुल सुरक्षा में बड़ी चूक यहाँ पे हुई है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने इस हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर भी बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद देने के लिए कहा है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में आज बड़ा नक्सलवादी ये हमला हुआ है। इस हमले में देश के 10 जवान शहीद हो गए हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक 10 जवान शहीद हुए, साथ में एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो भी शहीद हो गया है। जो अपडेट मिली है, अमित शाह ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। चलिए एक बार फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वैभव का। वैभव, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में जिस तरह से इस घटना के बाद सवाल उठे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि 2010 में सबसे बड़ा नक्सलवादी हमला हुआ था, देश के 70 से ज्यादा जवान घायल हो गए थे। उसके बाद चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सवाल उठे थे कि तैयारियां कैसी है नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और कुछ साल तक बहुत शांति भी रही, सब कुछ शांत नजर आ रहा था, लेकिन चुनावों से ठीक पहले इस हमले ने बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अभी भी जिंदा है। वैभव मैं रोक रहा हूं आपको, प्रशांत देव मेरे साथ बने हुए। प्रशांत, आपके पास कोई अपडेट? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की है, पूरी घटना की जानकारी ली है और विशेष तौर पे बात कही कि केंद्र से जो भी मदद चाहिए इस मामले में राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को तुरंत दी जाएगी। और तो गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करके इस घटना की पूरी जानकारी ली है और हर किस्म के मदद की बात कही है। 11 लोगों के मारे जाने की खबर है और उस पे मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उसको एजेंसियां भी पता लगाएंगी कि इसके पीछे के बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये घटना हुई। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि अब जो है वहां पे एक तरीके का नक्सलवाद बहुत कम हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन अचानक इस तरह का हमला जिसमें कि 10 जवान और एक सिविलियन जो अभी जानकारी के मुताबिक ड्राइवर है उसके मारे जाने की पुष्टि हुई है। और आगे और भी इस पे क्या कार्रवाई करनी है, मदद का पूरा भरोसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। प्रशांत, कोई और जानकारी कि कितने लोगों का ये काफिला था, आखिरकार चूक कहां हुई? इंटेलिजेंस फेलियर तो बड़ी चूक नजर आ रही है यहाँ पे प्रशांत। बिल्कुल, देखिए अब किस तरह की कोई वाकई कोई गलती हुई है नहीं हुई है, अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11 लोग मारे गए हैं ब्लास्ट में, जिसमें 10 जवान थे वहां पे स्थानीय पुलिस के और एक उसमें ड्राइवर था और वो गाड़ी ब्लास्ट, जो जानकारी मिली है ब्लास्ट से उड़ाई गई है। इसके अलावा और अभी जानकारी अभी इकट्ठी की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि सेंटर से भी मदद की बात कही है और सारी जानकारी ली जा रही है। अभी जो बेसिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये वादा किया गया है कि हर संभव मदद की जाएगी और इंफॉर्मेशन और ली जा रही है। ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले के बाद अपना रिएक्शन दिया है ट्विटर पे। देखिए, दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए पहुंचे डीआरजी बल पर आईडी विस्फोट से हमारे 10 डीआरजी जवान एवं एक चालक के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। हम सब प्रदेशवासी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवारों के साथ दुख में हम सब साझेदार हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये ट्वीट, और हालांकि एक और बयान उनका सामने आया है कि किसी भी नक्सलवादी को बख्शा नहीं जाएगा। हाई लेवल मीटिंग वहां पे बुलाई गई है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भूपेश बघेल से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन सवाल जो इस नक्सलवादी हमले के बाद उठ रहे हैं, जो ये कहा जा रहा था कि नक्सलवाद अब खत्म हो गया है, नक्सलवाद अब नियंत्रण में है, उसके बाद इतना बड़ा हमला होना कि 11 जवान वहां पे शहीद हो जाते हैं। सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी वैभव का। वैभव, कोई और अपडेट? देखिए, फिलहाल तो कोई नया अपडेट नहीं आया है, लेकिन
ये बात जो है बताई जा रही है कि जो डीआरजी के जवान रहते हैं उसमें वो जवान भी शामिल रहते हैं जो पूर्व में नक्सली होते हैं और वो आत्मसमर्पण करके लौटे हुए होते हैं। तो उनकी जो है इनपुट पर पे जवान जो है सर्चिंग के लिए निकलते हैं। तो क्या वहाँ से कोई गड़बड़ी हुई है क्या, इस बात को भी देखा जाएगा। जो बात इसमें सामने आ रही है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी है जिसमें सुरक्षा बलों को बहुत सफलता मिली है, डीआरजी को बहुत सफलता मिली है। उसमें एक महत्वपूर्ण जो इनपुट मिलता रहा है वो आत्मसमर्पित नक्सलियों की तरफ से मिलता रहा है। अभी जो घटना घटी है उसमें फिलहाल कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि डीआरजी के जो ऑपरेशन होते हैं इस तरीके से उसमें आत्मसमर्पित नक्सली भी होते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होता है, उस इलाके के लोगों के साथ उनका बड़ा संबंध होता है, तो उनके पास पुख्ता इनपुट रहते हैं। तो ये जो सर्चिंग के लिए जो जवानों की टीम निकली हुई थी, एक टुकड़ी निकली हुई थी 10 जवानों की, क्या उसमें वो आत्मसमर्पित नक्सली भी थे? क्या उन तक कोई सूचना नहीं आई थी कि नक्सलियों की इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी उस इलाके में है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, आईईडी विस्फोट करने वाले हैं? क्या इसकी जानकारी नहीं आई थी क्या? इस बात को अभी देखा जाएगा। चूँकि कुछ जवानों के घायल होने की भी सूचना है, लेकिन वो अभी नहीं आ पाई है कि कितने जवान घायल हुए हैं। दूसरी सूचना ये भी नहीं आई है कि क्या नक्सलियों पर कोई हमला हुआ है, कोई जवाबी कार्रवाई हुई है, उन पर कोई फायरिंग हुआ है क्या, तो वो सूचना भी नहीं आई है। ये सूचना जरूर आई है कि बड़ी संख्या में अब उस इलाके में जो है सुरक्षा बलों को भेजा गया है, अलग अलग टीमें भेजी गई है और जंगल के अलग अलग इलाकों में इस वक्त सर्चिंग जारी है, लेकिन फिलहाल कोई सफलता सुरक्षा बल के जवानों को वहां पे मिली होगी, इसकी कोई ताजा जानकारी अब तक नहीं है। ठीक है वैभव, अपने दर्शकों को एक बार फिर सुना देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना के बाद क्या कुछ रिएक्शन दिया है, क्या कुछ कहा है? इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो आप देख रहे थे किस तरह से यहाँ पे साफ तौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है। क्या वाकई में ये लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है? जिस तरह से इतना बड़ा अटैक हुआ है, 11 जवान शहीद हो गए, ये अपने आप में इस बयान पे जरूर सवाल उठाते हैं। अभी तक जो अपडेट हमारे पास आई है उसके मुताबिक एक प्राइवेट गाड़ी भेजी गई थी डीआरजी के जवानों को जो बारिश में फंसे हुए थे। एक दिन पहले ये वहां गए थे सर्च ऑपरेशन के तहत, लेकिन बारिश हुई, फंस गई। उसके बाद एक प्राइवेट गाड़ी भेजी जाती है उस इलाके में जहां लैंड माइंस होते हैं, पहले से आईईडी ब्लास्ट फिक्स किए होते हैं, उस इलाके में प्राइवेट गाड़ी भेजे जाना ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें, दंतेवाड़ा जो सबसे ज्यादा नक्सली प्रभावित इलाका है और अप्रैल के महीने में नक्सलियों की मूवमेंट बहुत ज्यादा देखी जाती है। 2010 में सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था, सीआरपीएफ के 70 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद लगभग स्थितियां कंट्रोल में नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से, तालमेल से वहां पे नक्सल को कंट्रोल कर लिया गया, नक्सलियों पे नकेल कस दी गई है। लेकिन चुनावों से ठीक कुछ महीने पहले एक बड़ा हादसा वहां पे हो जाता है और उसी अप्रैल के महीने में हो जाता है और देश के 11 जवान शहीद हो जाते हैं। अभी तक जो अपडेट मिली है 10 जवान हैं और एक ड्राइवर जो उस गाड़ी को चला रहा था वो शहीद हुए हैं। और जवान कितने थे इसको लेकर ज्यादा जानकारी, ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा यहां पे दिया है। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वैभव का। वैभव, जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां पे सुरक्षा में चूक हुई है, लापरवाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी भूपेश बघेल कह रहे थे कि लड़ाई अंतिम दौर में है। अब इस हमले के बाद क्या ये माने कि वाकई में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम दौर में है या नक्सलवादी अभी भी वहां पे पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो ये नहीं माना जा सकता कि लड़ाई अंतिम दौर में है, क्योंकि
जैसे ही कोई एक जिला नक्सल प्रभावित मुक्त होता है तो दूसरा जिला जो है नक्सल प्रभावित हो जाता है। और हम अभी हाल के दिनों में देखिए बस्तर का जो इलाका है वो तो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन जो अब मैदानी इलाका है उस इलाके में भी नक्सलियों के मूवमेंट आ रहे हैं। तो आप नहीं कह सकते कि नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो अंतिम दौर में है। राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली का जो जिला है उसे नक्सल कॉरिडोर के तौर पर देखा जा रहा है। उस इलाके में भी जो है नक्सली घटनाएं घटी है और वहां पे नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है। तो अगर बस्तर से निकल के नक्सली जो है दूसरे जिलों की ओर आ रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम दौर में है। दूसरी बात ये कि कैंप जरूर खोले गए हैं, कैंप बड़ी संख्या में खोले गए हैं, हर 5 किलोमीटर में एक कैंप है, लेकिन उस कैंप के खुलने के बाद उस इलाके में जो विरोध हो रहा है वो भी देखना होगा। और जो विरोध होते हैं वहाँ पे उस इलाके में आदिवासियों की तरफ से उसे नक्सलियों का खुला समर्थन होता है। और हमने ये देखा है कि पूर्व में जो सिलगेर की घटना घटी थी उसमें जो फायरिंग हुई थी सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से और उसमें 3 जो आम लोग हैं वो मारे गए थे, तो उसके बाद किस तरीके से विरोध हुआ, जिसका विरोध अभी तक जारी है, वो प्रदर्शन का दौर अभी तक जारी है। तो नक्सली आम लोगों को लेकर, उन इलाकों के आदिवासियों को लेकर के साथ में चलते रहते हैं और जब तक उनके साथ उनका कनेक्शन जुड़ा रहेगा, जब तक नक्सलियों के साथ उनका भरोसा जुड़ा रहेगा, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि लड़ाई अंतिम दौर में है। ये ज़रूर है कि बहुत हद तक बस्तर के इलाकों में सरकार ने नक्सलवाद पर काबू पाया है, लेकिन अंतिम लड़ाई है ये कहना फिलहाल अभी उचित नहीं होगा। एक अपडेट मैं इस वक्त में दे रहा हूं इस घटना से जुड़ी हुई, उसमें जो कुछ एक्सपर्ट लोगों के तरफ से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो घटना घटी है, जिस तरीके का विस्फोट वहां पे हुआ है, 10 जवान जिस तरीके से शहीद हुए हैं, उसमें यह माना जा रहा है कि नक्सलियों ने कम से कम 50 किलो तक का विस्फोटक का इस्तेमाल किया होगा। ये एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में बड़ी संख्या में विस्फोटक का इस्तेमाल होता है, जिसमें बहुत कम संभावना होती है कि कोई जवान वहां से बचकर निकल जाए। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 किलो तक का विस्फोटक इस्तेमाल इस घटना में हुआ होगा। फिलहाल इसकी जानकारी अधिकृत तौर पर नहीं आई है। एक दूसरा अपडेट यह है कि उस घटना पर, जहां पे यह घटना घटी है अरनपुर थाना से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर, मौके पर पुलिस अधीक्षक वहां पे पहुंच गए हैं। दंतेवाड़ा के जो पुलिस अधीक्षक वो पहुंच गए हैं। दंतेवाड़ा रेंज, बस्तर के रेंज के जो आईजी हैं वो पहुंच गए हैं। पी सुंदरराज वो मौके पर पहुंच गए हैं, ये जानकारी आई है। कुछ और आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, ये कहा जा रहा है। उसमें अभी कुछ कारण को ढूंढा जा रहा है कि ये कारण क्या हो सकते हैं जो ये घटना घटी है। तो उसमें अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं, तो उसको देखा जा रहा है, उसको मिलान किया जा रहा है कि मुख्य रूप से जो है इस घटना के पीछे की वजह क्या है। तो इसकी अभी जानकारी आ रही है, लेकिन ये जानकारी और वैभव जिस तरह से मैं खबर पढ़ रहा हूं कि ठीक मौके से वैभव जिस तरह से एक खबर पिछले हफ्ते भी आई थी, पिछले हफ्ते कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी, उनपे भी हमला हुआ था नक्सलियों के द्वारा, और ठीक 1 हफ्ते के बाद ये दूसरा हमला। तो ये माने ना किस तरह से नक्सली चुनाव को, राजनीति, सियासत, क्या इन सब चीजों से जोड़ सकते हैं इस हमले को? निश्चित तौर पर ये बात जो है स्पष्ट हो जाता है इससे कि नक्सलियों के टारगेट पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वही आसानी से नहीं है, बल्कि वो जनप्रतिनिधि भी हैं, जो कि सत्ता दल के लोग भी हैं। और विक्रम मंडावी के काफिले पर जो हमला हुआ था वो हमला किस तरीके से हुआ था, उसमें ये चीज़ें स्पष्ट हुई थी कि जो स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी है उन्होंने सुरक्षा में कोताही बरती थी, उन्होंने लापरवाही बरती थी, जिसके चलते ये घटना घटी और उस घटना में वो बाल बाल बचे थे। गंगालूर का इलाका था, वो बीजापुर जिले में पड़ता है। गंगालूर पूरी तरह से नक्सलियों का कब्जा वाला इलाका माना जाता है। वहाँ जो भी गतिविधियाँ होती है उसमें नक्सलियों की सहमति ज़रूरी होती है। उस इलाके में दौरा करने के लिए पहुंचे हुए थे विक्रम मंडावी और वहां से वो कुछ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ लौट रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ था। अच्छी बात ये थी कि उनके गाड़ी पर जो है गोलियां नहीं लगी, फायरिंग नहीं हुई, बल्कि उनके पीछे एक दूसरी गाड़ी चल रही थी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि की थी, उस पर फायरिंग हुई। लेकिन उस घटना को भी बहुत हल्के में विक्रम मंडावी ने लिया, जबकि यहाँ से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा था कि इस तरीके से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, उन्हें सुरक्षा बल के जवानों को पूरी जानकारी देनी चाहिए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही बात कही थी।
सवाल इसी बात को लेकर के उठ रहा है कि क्या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो इन इलाकों में दौरा करते रहते हैं, जाते रहते हैं, उन तक क्या मैसेज आ रहा है, उन तक क्या सूचनाएं आ रही है, क्या वो सूचना जो है वो स्थानीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ साझा कर रहे हैं क्या? अगर साझा नहीं कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कई तरह की खामियां हो सकती है। ये बार-बार कहा जा रहा था, इसी तरह की खामियां ये बार-बार कहा जा रहा था, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दावे किए जा रहे थे कि नक्सल प्रभावित इलाकों में हम कैंप लगा रहे हैं, सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। पहले सुविधाएं नहीं थी, लोगों का हक नहीं मिल पा रहा था, सरकार की जो योजनाएं हैं वो वहां के नक्सल प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब पहुंच रहे हैं इसलिए कंट्रोल में। लेकिन बता दिया कि अभी भी चीजें सही नहीं है, अभी भी बहुत काम बाकी है नक्सल के खिलाफ। बहुत काम बाकी है। ये सही है कि योजनाएं जो है अब बहुत अंदर तक पहुंच गई है, उन इलाकों में भी पहुंची है जहां पे नक्सली अपनी मर्जी के मुताबिक उस इलाके में विकास कार्य चाहते हैं, तो उन इलाकों तक भी जो है सरकार की योजनाएं पहुंची है। लेकिन जहां घटनाएं की बात होती है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की बात आती है, तो नक्सली बहुत आसानी से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था के बीच या खुफिया एजेंसियों के बीच नक्सली ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर के बच निकलते हैं। उन पर कोई बहुत जवाबी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो कैंप खुलने का अगर फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है या सुरक्षा बल के जवानों को हम बचा नहीं पा रहे हैं, ऐसी बड़ी घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये सवाल तो उठेंगे कि आपने वहाँ पे किया क्या। विकास कार्य जरूर हुए, योजनाएं जरूर पहुंची, लेकिन जो भरोसा होना चाहिए सुरक्षा बल के जवानों पर, सरकार पर, वो स्थानीय लोगों का हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं होगी, जाहिर तौर पर वो स्थानीय लोगों के इनपुट के आधार पर होती है। नक्सली तो जो है मैदान में आएंगे नहीं, वो तो जंगल में ही रहेंगे। अगर मैदानी इलाके से कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसकी सूचना अगर नक्सलियों तक पहुंच रही है तो निश्चित तौर पे आसपास के लोग होते हैं जिनका भरोसा शायद सरकार से ज़्यादा नक्सलियों पर होता है, और इसी का खामियाजा सुरक्षा बल के जवानों को भुगतना पड़ता है, जैसा आज की घटना में देखने को मिला है। फिलहाल जांच होगी, जांच पड़ताल के बाद ठीक है। अपने दर्शकों को एक बार फिर जिन्होंने अभी अपनी टीवी को ऑन किया है, बड़ी खबर आज की बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आई है। बड़ा नक्सली हमला हुआ है, करीब 2 से 3 साल बाद इस तरह का बड़ा नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ा हमला देखने को मिला है। आईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हुए हैं, 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ है। किसी भी नक्सली को छोड़ा नहीं जाएगा, सीएम भूपेश बघेल का ये रिएक्शन सामने आ गया है। नक्सलियों ने गाड़ी को आईडी धमाके से उड़ाया। मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जो पहले से ही कहा जाता है कि नक्सल प्रभावित एरिया है, अरनपुर ये जगह है, अरनपुर थाना क्षेत्र में ये बड़ा धमाका हुआ है। डीआरजी के जवान एक दिन पहले वहां पे निकले हुए थे, बारिश वहां पे काफी हुई, बारिश की वजह से वो लोग वहां पे फंस गए थे। उनको लाने के लिए एक प्राइवेट गाड़ी भेजी जाती है और जैसे ही वो गाड़ी लौट रही होती है रास्ते में, वहां पे एक बड़ा धमाका आईडी ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में देश के 11 जवान शहीद हो जाते हैं। अभी तक ये अपडेट सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन चुनावों से ठीक कुछ महीने पहले इस तरह से नक्सली हमला होना अपने आप में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं नक्सली, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ महीनों बाद ही छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों की तरफ से यह हमेशा दावे किए जा रहे थे कि नक्सल पर काबू पा लिया गया है, नक्सल प्रभावित इलाकों में अब लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं, सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह से बड़ा हमला होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। एक बार